हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर वीडियो सीरीज जहां हम डिस्कस कर रहे थे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के यूनिट 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को और उसकी अचीवमेंट्स को। इससे पहले हम इसरो की ऑर्गेनाइजेशंस, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं हमारी बाकी रिमेनिंग साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसमें हम शुरुआत करेंगे पहले इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दैट इज बीएआरसी, आरआर कैट और टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ। अब इन तीनों को साथ में मिला के पढ़ेंगे। क्यों साथ में पढ़ेंगे? कारण नंबर एक, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत रह के काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्वयं किसके अंतर्गत है? पीएमओ के अंडर रह के काम करती है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आ गई कौन कौन सी? बीएआरसी, आरआर कैट और टीआईएफआर। तो यदि इन तीनों में से क्वेश्चन पूछता है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है, तो आप बता सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पहली चीज। दूसरी चीज, बीएआरसी को मदर ऑफ आरआर कैट बोला जाता है, मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरआर कैट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कभी भी पार्टिकल फिजिक्स से संबंधित या एक्सीलरेटर से संबंधित या लेजर से संबंधित कभी भी रिसर्च करनी हो तो बीआरसी ये काम आरआर कैट को दे देती है। आरआर कैट उस पर रिसर्च करती है और अपने आउटकम्स, अपनी रिसर्च की स्टडी बीआरसी को वापस सबमिट कर देती है। उसके अलावा बीएआरसी और टीआईएफआर, इनके बीच में तो कॉमन हिस्ट्री है। ये क्या हिस्ट्री है अभी अपन आगे अपने वीडियो में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी नोट पे। हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सबसे पहले किसके नाम पर है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर है, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया भी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे, मुंबई में है। इसकी एक नई फैसिलिटी ओपन की है चल्लाकेरे, कर्नाटका में। और इसके एक और पार्ट है स्पेशल मिनरल एनरिचमेंट फैसिलिटी, जो कि अच्युतपुरम, आंध्र प्रदेश में है। तो बीआरसी से संबंधित तीन जगह हो गई। कौन कौन सी? ट्रॉम्बे मुंबई जहां हेडक्वार्टर्स है, चल्लाकेरे कर्नाटका जहां पर इसकी नई फैसिलिटी ओपन हो रही है, और स्पेशल मिनरल एनरिचमेंट फैसिलिटी अच्युतपुरम, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तीनों जगह। डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट है 1945। हमको पता ही है कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है कि काम कर रहा है, डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके जो पहले चेयरमैन थे या जो पहले डायरेक्टर थे वो कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ही थे। और जो करंट डायरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करंट अफेयर्स में अभी है। 15 सितंबर 2023 को इनकी नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है श्री विवेक भसीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी फोटो भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये होगा हमारा मेन फैक्ट। आइए बीआरसी की हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हिस्ट्री में अपन देखते हैं कि मार्च 1944 के पहले, मार्च 1944 के पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी, बैंगलोर में अपनी रिसर्च कर रहे थे। बट अपनी रिसर्च के दौरान उनको ये नीड फेल्ट हुई कि नेसेसरी फैसिलिटीज नहीं है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए और कॉस्मिक एक्सरे को स्टडी करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। किसको लिखी? उस समय जो टाटा इंडस्ट्रीज जो थे, टाटा ग्रुप के मालिक दोराबजी टाटा, उनको लेटर लिखा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड हो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए और कॉस्मिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो इस बात पर अग्री करते हुए 1 जून 1945 को टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। और इसके पहले डायरेक्टर किसे बनाया गया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इसका पहले डायरेक्टर बनाया गया। 1949 तक टीआईएफआर को एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। किसने दिया? सीएसआईआर ने इसको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का दर्जा दे दिया कि जो भी लार्ज स्केल न्यूक्लियर वर्क होगा भारत में, वो पूरा का पूरा कौन संभालेगी? टीआईएफआर संभालेगी। तो टीआईएफआर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई। उसके बाद 1950 में एक बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस हुई पार्टिकल फिजिक्स पे, और ये कॉन्फ्रेंस 1950 में किसने करवाई? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा में, जिसमें दुनिया के बड़े फेमस फिजिसिस्ट भी आए थे। भारत से मेघनाथ साहा, विक्रम साराभाई भी पहुंचे थे। और एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है, जिसके बाद होमी जहांगीर भाभा का नाम भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट व्यक्तियों में शामिल हो गया था। 1954 तक आते आते भाभा जी को यह लगने लग गया कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए क्या होनी चाहिए? न्यूक्लियर रिएक्टर्स होने चाहिए। इसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि डेडिकेटेड हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन या डेडिकेटेड कोई बॉडी नहीं है
जो कि क्या करे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स पर रिसर्च करे। 1954 में उनकी बात सरकार मानती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे के साथ साथ एग्रीमेंट होता है, जहां पर एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई में था, AEET की स्टैब्लिशमेंट होती है 1954 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ यहीं पर हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर तारापुर में स्टैब्लिश होता है। 1954 डेट एक और कारण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इसी वर्ष स्टैब्लिश हुआ था। AEET अब क्या हुआ, AEET TFIR से अलग हो गई, और TFIR से अलग होकर अब ये सिर्फ और सिर्फ किसमें काम करने लग गई, न्यूक्लियर फिजिक्स पर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और टेस्ट प्लांट्स को डेवलप करने में लग गई। 1967 में इसका नाम, AEET का नाम चेंज करके BARC कर दिया गया था, क्योंकि 1966 में होमी जहांगीर बाबा जी की डेथ हो गई थी। तो उनके नाम पर, उनके ऑनर में 1967 22 जनवरी 1967 को इसका नाम बदल के BARC कर दिया गया। तो ये थी हमारी क्या हिस्ट्री, और जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि BARC और TIFR की हिस्ट्री जो है वो कॉमन है। यहां तक फैक्ट्स क्लियर है। अब BARC का कुछ इंपॉर्टेंट योगदान देख लेते हैं, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अपन देख लेते हैं। होमी जहांगीर बाबा जी जो सबसे ज्यादा अपनी चीज के लिए जाने जाते हैं, वो उनका डेवलप किया गया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या होता है कि नेचुरल यूरेनियम को डाला जाता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में। कहाँ डाला जाता है, प्रेशराइज्ड, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में उसको डाला जाता है, जहां पर क्या होता है, फिशन की प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फिशन की। जब न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस होती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, और इस हीट एनर्जी से पानी को भाप में बदला जाता है स्टीम में, और ये जो स्टीम होती है वो टरबाइन को घुमाती है, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि वो टरबाइन डायनामो से अटैच होता है। अब इस पहली प्रोसेस में यूरेनियम तो डिप्लीट हो जाता है। जब ये यूरेनियम डिप्लीट होता है, तो ये डिप्लीटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम, इन दो को अब हम सेकेंड स्टेज में डालते हैं, और जो सेकेंड स्टेज में डालते हैं उनको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स कहते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो बचा हुआ हिस्सा है उनको डालते हैं, और साथ में थोरियम भी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इधर से भी एनर्जी रिलीज होती है फिशन के प्रोसेस में, तो फिर उस एनर्जी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं और फिर से क्या, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब जो बाकी कुछ हिस्सा है उसके साथ फिर से हम थोरियम मिलाते हैं, और उसको थर्ड स्टेज में ब्रीडर प्लांट्स में उसको ऐड करते हैं, जिसके बाद U33 को भी, जो बचा हुआ आउटकम होता है, उसको भी साथ में मिलाते हैं, और फिर से फिशन की प्रोसेस होती है और एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उससे फिर से हम भाप बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो किसकी देन है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी की देन है। अब हमारे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट रिएक्टर्स है, टेस्ट फैसिलिटीज है। ये टेस्ट फैसिलिटीज के नाम अपन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्रुव क्या है, सिरस क्या है, पूर्णिमा 1 क्या है। ये 3 नाम दे दिए और आपसे पूछ लिया क्या है ये, तो आप जवाब दे सकते हैं कि तीनों क्या है, टेस्ट रिएक्टर है, डेवलप्ड बाय BARC। तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अप्सरा यू या अप्सरा अपग्रेडेड, ये 2018 में दोबारा चालू किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अप्सरा क्या है, अप्सरा हमारा पहला, फर्स्ट हमारा रिसर्च रिएक्टर है। अप्सरा इज द फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया, और ये एशिया का भी पहला रिसर्च रिएक्टर है, जो कि हमने USA की मदद से, अमेरिका की मदद से बनाया था। जेरेलिना भी हमारा टेस्ट रिएक्टर है, सिरस भी हमारा टेस्ट रिएक्टर है। सिरस जो है हमने ये कनाडा के साथ मिलकर डेवलप किया था। ध्रुव भी टेस्ट रिएक्टर हो गया, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, ये भी अलग अलग समय पर BRC के द्वारा क्या किए, डेवलप किए गए हैं। अब इन टेस्ट रिएक्टर में एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कामिनी, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, कामिनी। कलपक्कम मिनी रिएक्टर भी इसको कहते हैं, कलपक्कम मिनी रिएक्टर। और ये कलपक्कम मिनी रिएक्टर कहां पर है, कलपक्कम में ऑब्वियसली। और कलपक्कम में भी कहां पर एग्जैक्टली, तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि BRC की सब ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कहां पर है, कलपक्कम में लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन और हो गई अपने साथ, और कामिनी के बारे में भी अपन को समझ में आ गया, ये क्या है, रिसर्च रिएक्टर है। तो ये सारे रिसर्च रिएक्टर से डेवलप्ड बाय BARC। ठीक है, आगे चलते हम अचीवमेंट्स की तरफ। BARC की क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स रही है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है लेहीपा, लो एनर्जी हाई इंटेंसिटी प्रोटॉन एक्सिलरेटर। ये प्रोटॉन एक्सिलरेटर हमने डेवलप किया है, स्पेसिफिकली बार्क के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, और यहां से हम एड देते हैं किसको, सर्न को, CERN, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सिलरेटर है, पार्टिकल एक्सिलरेटर है,
जो कि स्विस फ्रैंको बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो उसके साथ हमने क्या किया, एग्रीमेंट किया, और लहीपा डेवलप किया गया है किसके द्वारा, बीआरसी। तो लहीपा अगर आपसे पूछता है लो एनर्जी हाई इंटेंसिटी प्रोटॉन एक्सेलरेटर किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो प्रोटॉन एक्सेलरेटर से आप समझ सकते हैं बीएआरसी के द्वारा डेवलप किया गया है। उसके अलावा सेकंड अचीवमेंट यहाँ देखिए, भाबाट्रॉन। भाबाट्रॉन क्या है, भाबाट्रॉन 1 एंड भाबाट्रॉन 2। भाबाट्रॉन 1 और 2 जो है वो रेडियो थेरेपी सिमुलेटर है। क्या है ये, रेडियो थेरेपी सिमुलेटर। इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट 60 का यूज होता है, और कैंसर पेशेंट जो है उसमें कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है भाबाट्रॉन। उसके अलावा सुपर कंप्यूटर भी डेवलप किया गया है किसके द्वारा, बीआरसी के द्वारा। हाँ, सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया किसके द्वारा, बीआरसी के द्वारा। और ये सीरीज का क्या नाम है, अनुपम अगन्य सीरीज है। अगर आपसे पूछते कि अनुपम सीरीज और सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय, तो आप जवाब बता दीजिएगा किसके द्वारा डेवलप्ड है, बीएआरसी के द्वारा डेवलप्ड है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम कहां पर, डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में ये है सबसे पहला भाभा कवच। भाभा कवच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइटेस्ट एंड चीपेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, जिसका वजन मात्र 6.5 किलोग्राम से, ओनली 6.5 केजीज है, और ये कार्बन नैनो मटेरियल के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा और क्या है, काली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। काली क्या है, बेसिकली ये बीएआरसी बार्क और डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ये क्या है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गन है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गन है, जिसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं एनिमी सिस्टम की तरफ, जैसे मिसाइल हो गया। उसकी वजह से क्या होता है कि जिसके ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होते हैं ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब इसको हम लीनियर इंजेक्टर को उसकी तरफ करते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा जो हमारी अरिहंत जो है, उसका जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम है, वो भी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा और बीआरसी के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है हमारी। उसके अलावा न्यूक्लियर डीसैलिनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट, न्यूक्लियर डीसैलिनाइजेशन डीसैलिनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी किया गया है। और इसको कहाँ लोकेट किया गया है, इसको चेन्नई में लोकेट किया गया है, जो कि मल्टी स्टेज फ्लैश इवोपरेशन और आरओ टेक्निक का यूज करके जो भी न्यूक्लियर वेस्ट हो उसको डीसैलिनाइज कर देता है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स किसके बारे में, बीआरसी के बारे में। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी है, आर कैट। आर कैट का फुल फॉर्म राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये अभी 2021 जो मेंस हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा गया था आर कैट के बारे में। आर कैट का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहां पर है, इंदौर, राउ इंदौर में लोकेटेड है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया, इसको 19 फरवरी 1984 को स्टैब्लिश किया गया। यहां लिख भी देता हूं मैं, 19 फरवरी 1984 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इसकी आधारशिला किसने रखी थी, कौन से राष्ट्रपति थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने इसकी आधारशिला को रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके करेंट डायरेक्टर कौन है। तो इसके करेंट डायरेक्टर डॉक्टर शंकर वी नाखे है। ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्ट हो जाएगा। तो एक तो हेडक्वार्टर हो ही गया, ठीक है, प्लस इनके डायरेक्टर हो गए। अब इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि लेजर और एक्सेलरेटर्स को डेवलप करना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है आरआरकैट का, कि इंडस 1 और इंडस 2, यहां पर आप देख सकते हैं इंडस 1 और इंडस 2। ये क्या है, इंडस 1 और इंडस 2, ये सिंक्रोट्रॉन्स हैं। ये सिंक्रोट्रॉन डेवलप किए गए किसके द्वारा, आरआरकैट के द्वारा, जो कि एक प्रकार से क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जहां पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस किया जाता है और उसके फिर आउटकम्स देखे जाते हैं, और यूवी रेडिएशन जो है वो जनरेट की जाती है, और जो इंडस 2 है वो एक्सरे रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है। तो आर कैट, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज इंडस 1 एंड इंडस 2, इंडस 1 और इंडस 2 क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या है, ये सिंक्रोट्रॉन है। दीज आर सिंक्रोट्रॉन डेवलप्ड बाय आर कैट। ठीक है, तो यदि आपसे प्री में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप लिख सकते हैं, और मेंस में तो अचीवमेंट में इसको आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है हमारा थर्ड जो है लाइन में, वो है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च।
टीआईएफआर की हिस्ट्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने पहले बीआरसी के बारे में पढ़ा था। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1945 में। अब तो हमें पता भी है, टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे उस टाइम दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये बताया गया था, अंडर द विजन ऑफ होमी जहांगीर भाभा। इसलिए इनके पहले डायरेक्टर भी कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अपन पहले देख चुके हैं इसके बारे में और इसकी हिस्ट्री भी देख चुके हैं। इसे करंट चेयरमैन कौन है वो इंपॉर्टेंट है। जयराम चेंगालूर इनके जो है वो करंट प्रेसिडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो करंट डायरेक्टर कौन है टीआईएफआर का? जयराम एन चेंगलुरु है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह काम करती है और प्लस ये रिसर्च भी करती है। ठीक है। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है। एक है TIFRAC। TIFRAC क्या है? हमारा इंडिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था? टीआईएफआर के द्वारा डेवलप किया गया है। TIFRAC जो डेवलप किया गया है, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, पंडित नेहरू भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा सबसे लेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? सबसे लेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि चंद्रयान 3 में जो लैंडर और रोवर जो थे, जिनको लैंड करना था साउथ पोल पे, तो लैंड करवाने के लिए जो ग्रेविटी सिमुलेशन किया गया था और जो बलून डेवलप किया गया था लैंडिंग के लिए, वो भी टीआईएफआर के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर टीआईएफआर का अपना, अपन किससे जोड़ सकते हैं इसको? चंद्रयान 3 से जोड़ चुके हैं। और अपन पहले ही चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 भी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO जो है वो हमारे यहाँ की सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी डिफेंस रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं या प्रोक्योर किए जाते हैं, वो DRDO के द्वारा किए जाते हैं। चाहे वो कॉम्बैट व्हीकल्स हो, चाहे वो रेडार्स हो, चाहे वो एम्यूनेशंस हो, चाहे बंदूकें हो, चाहे मिसाइल्स हो, वो सब किसके द्वारा डेवलप की गई है? DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। अब DRDO कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? यहाँ देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रह के काम करता है। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रह के काम करता है। इंपॉर्टेंट चीज। अब DRDO की डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1958 को स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जहां पर ये तीन चीजों को मिलाकर या तीन स्टैब्लिशमेंट्स को मिलाकर क्या किया गया था? DRDO स्टैब्लिश किया गया था। पहला था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडियन आर्मी का, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP, और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO। इन तीनों के अमालगमेशन से 1958 में DRDO को स्टैब्लिश किया गया था। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वी कामत जो है इनके वर्तमान चेयरमैन है। तो ये होगा हमारे फैक्ट, स्टैब्लिशमेंट, चेयरमैन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है। DRDO के अचीवमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट करंट में जो इसके अचीवमेंट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट में DRDO के कौन कौन से अचीवमेंट्स है, आइए वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया। करंट अफेयर्स 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जिसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होती है, जैसे यहाँ से लॉन्च किया गया तो प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी लेके लॉन्च किया गया हो। कैसी मिसाइल है ये? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिनको हम SSMB कहते हैं। अग्नि प्राइम कैसी है? मीडियम रेंज है। कैसी है? मीडियम रेंज मतलब 1000 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी क्या है? रेंज है। दैट इज मीडियम रेंज मिसाइल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर में भी है। ठीक है। ये थर्मोबैरिक और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड को लेके जा सकती है, ये इसकी खासियत है। तो ये न्यूज में हो गया, तो अपने लिए सिंपल है। कैसी है ये? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि प्राइम किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। मिसाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज अब हमारे पास, वो ये है कि गाइडेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसके द्वारा चालू किया गया था? ये प्रोग्राम हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम? 1982-83 में लॉन्च किया गया था, चालू किया गया था। और इसके तहत बेसिकली 5 मिसाइल्स को डेवलप किया जाना था। वो पांच पांच कौन सी थी? पहली थी पृथ्वी मिसाइल, दूसरी थी अग्नि, तीसरी थी आकाश,
चौथी त्रिशूल और पांचवी नाग। ये 5 मिसाइल्स का डेवलपमेंट करना था। जो पहली दो थी अग्नि और पृथ्वी, ये कैसी थी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। आकाश और त्रिशूल कैसी है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सरफेस से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ टारगेट करना। और नाग क्या है? नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब टैंक को ध्वस्त करने के लिए, विध्वंस करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? नाग है। अब यही नाग को अगर हेलीकॉप्टर में लगा के लॉन्च कर दिया जाए, एलएएच में लगा के लॉन्च कर दिया जाए, तो उसका नाम हो जाता है हेलिना। क्या हो जाता है उसका नाम? हेलिना। तो देखिए हेलिना भी न्यूज में है क्या? बिल्कुल है। रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र को क्या हो गया? ट्रायल में क्लियरेंस मिल गई, अब इनको एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो हेलिना का फुल फॉर्म बेसिकली क्या है? हेलिना इज हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टेड लॉन्च्ड नाग। हेलीकॉप्टेड लॉन्च्ड, मतलब हेलीकॉप्टर से लॉन्च क्या की गई है? नाग मिसाइल। और नाग कैसी है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। वैसे ध्रुवास्त्र भी है, ध्रुवास्त्र भी कैसी है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो देखो न्यूज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से 2 मिसाइल्स हो गई। एक और तीसरी मिसाइल भी है यहाँ पर, अमोघ 3। अमोघ 3 जो मिसाइल है ये भी कैसी है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब टैंक को ध्वस्त करने के लिए है। नाग के अलावा जो अमोघ 3 है ये थर्ड जनरेशन है। कैसे, कौन सी है? 3 से थर्ड जनरेशन है। और इसकी खासियत ये है कि फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर है, कि एक बार आप छोड़ दो उसके बाद भूल जाओ तो अपने टारगेट पे अपने आप जाके लग जाएगी। ये इसकी खासियत है। उसके अलावा एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि LCA तेजस जो है हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, अगर आपने इसका नाम सुना होगा, तो ये भी किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये भी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। इनफैक्ट डीआरडीओ की बहुत सारी अचीवमेंट्स है जिनको अलग से ही हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यूएवी, कौन कौन से यूएवी, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जैसे कि कौन कौन से? निशांत और लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो निशांत और एंड लक्ष्य, ये किसके द्वारा डेवलप्ड है? ये भी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप्ड है। और ये क्या है? यूएवी है। इसके अलावा राजेंद्र फायर कंट्रोल रेडार भी डेवलप्ड है, अवतार भी डेवलप्ड है। तो डीआरडीओ के बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स है, बट उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट, जो कि अभी अपन ने डिस्कस कर लिए, हेलिना, ध्रुवास्त्र और अमोघ 3। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं हम, वो है CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। ये हमारे यहाँ की एक प्रीमियर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिससे कि क्या किया जा सके? मानव संसाधन का विकास किया जा सके, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। CSIR बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 26 सितंबर 1942, 26 सितंबर 1942 को स्टैब्लिश किया गया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रहते हुए काम करता है CSIR। CSIR को स्टैब्लिश करवाने वाले 2 फेमस बहुत वैज्ञानिक थे, हमारे फेमस पर्सनालिटीज हैं। पहले हैं ए आर मुदलियर, और दूसरे हैं शांति स्वरूप भटनागर, जिनके नाम पे बहुत फेमस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी साइंटिफिक डेवलपमेंट में दिया जाता है इंडिया में। ये दोनों बहुत फेमस व्यक्ति, इन्हीं के द्वारा CSIR को स्टैब्लिश किया गया था। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, वो है इनकी करंट डायरेक्टर के बारे में। इनकी जो करंट डायरेक्टर है वो है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार CSIR में किसी महिला को डायरेक्टर बनाया गया है, और वो जो फर्स्ट विमेन टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ CSIR इज नलाथम्बी कलाई सेल्वी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स प्लस हमारा इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब अचीवमेंट्स देख लेते हैं CSIR की। तो CSIR की तो बहुत ज्यादा डाइवर्स अचीवमेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिंथेटिक ड्रग था, दैट इज मिथाक्वालोन, ये भी किसके द्वारा डेवलप किया गया था? CSIR के द्वारा। हमारा जो ट्रैक्टर की सीरीज थी, स्वराज नाम के ट्रैक्टर, 1967 में, वो भी CSIR के द्वारा डेवलप किए गए हैं। पहला फर्स्ट एवर पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर फ्लो स्लोवर, पता नहीं कितने एग्जाम से पूछा गया है ये फ्लो स्लोवर, पर ये किसके द्वारा डेवलप्ड है? CSIR के द्वारा डेवलप्ड है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो दिग्बोई है, जो कि काय के लिए अपनी ओल्डेस्ट रिफाइनरी के रूप में जाना जाता है, उसमें भी अपग्रेडेशन किसने के द्वारा किया गया? सीएसआईआर के द्वारा। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की हमारे वेदों की उपनिषदों की ट्रांसलेशन 5 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, आयुष के बारे में, चीजों के बारे में, उनानी के बारे में, ये सब हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर्ड है। ये भी किसके द्वारा बनाई गई है? सीएसआईआर के द्वारा में। तो बहुत सारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स किए गए हैं, जिसमें कि कोविड से रिलेटेड भी दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल्स में, जैसे कि सेप्सीवैक जो है, ये भी किसके द्वारा डेवलप की गई है? सीएसआईआर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि सेप्सीवैक किसके द्वारा डेवलप की गई है? सीएसआईआर के द्वारा। और इसने क्या किया है? उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी लिए गए हैं। इनफैक्ट जैसा अपन तेजस के बारे में ऊपर बात कर चुके थे कि हेड अप डिस्प्ले जो है तेजस का, HUD, हेड अप डिस्प्ले, तेजस लाइट कॉम्बैट LCA तेजस, वो भी किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सीएसआईआर और NAL के द्वारा, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो तेजस अपने आप में पूरा किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा। बट उसका जो मेन इक्विपमेंट है, हेड अप डिस्प्ले, जो सामने डिस्प्ले होता है, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एल ये वो CSI और NAL के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है ICMR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एज सिंपल, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1949 में स्टैब्लिश किया गया था। ICMR की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है उसकी, वो है गवर्निंग बॉडी। ये गवर्निंग बॉडी से क्वेश्चन जो बन सकता है कि ये गवर्निंग बॉडी को हेड कौन करते हैं, तो इस गवर्निंग बॉडी को हेड करते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। कौन करते हैं? भारत के स्वास्थ्य मंत्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर केंद्र के, वो इसको हेड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्टैब्लिशमेंट डेट समझ में आ गई। गवर्निंग बॉडी कौन हेड करते हैं? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? नई दिल्ली में हो गया। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, बहुत छोटी सी है, हार्डली फैक्ट ही है, एक बार देख लेते हैं। इसका 1911 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, IRFA के नाम से। और 1949 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। सिंपल है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि IRFA पुराना किसका नाम है, तो आप बता सकते हैं ICMR का नाम है। ICMR के अंतर्गत कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी लोकेटेड है, इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का रिसर्च कहाँ पर हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। ये वे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर आइए, अपन ये देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, ये कहाँ पर है? मलेरिया के लिए कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मलेरिया रिसर्च। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, वो कहाँ पर है? पुणे में है। और यहां से क्वेश्चन ये पूछा था, एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के आया था, ये हमारे प्रीलिम्स 2020, MPPSC प्रीलिम्स 2020 में यही क्वेश्चन था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी कहाँ पर है? पुणे में है। उसके अलावा एक और ये देखते हैं, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पर है? ये भी पुणे में है। तो ये कुछ यहाँ पर लिस्ट दी गई है, एक बार आप इसमें नजर जरूर घुमा लीजिएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश में कौन से लोकेटेड है, ये वाला देख लेते हैं। ये भी बहुत टिपिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन किसमें? ट्राइबल हेल्थ। तो ये कहां पर है? जबलपुर में लोकेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर है? जबलपुर में लोकेटेड है। उसके बाद भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, उसके नाम में ही भोपाल है, तो ऑब्वियसली कहां पर होगा? भोपाल में ही होगा। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ केयर भी कहां पर है? ये भोपाल में मौजूद है। तो ये हमारे कहाँ के हो गए? ये हमारे इंपॉर्टेंट हो गए मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड थे। दो तीन और देख लेते हैं, जैसे रीजनल इसका रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ पर है। एक है पोर्ट ब्लेयर में, एक है गोरखपुर में, एक है भुवनेश्वर में, और है डिब्रूगढ़ में। ठीक है। उसके अलावा जो ICMR वायरस यूनिट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के समय ये भी न्यूज में था। ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पुणे वाला हो गया वेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और हो गया ICMR वायरस यूनिट, ये हो गया कोलकाता में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में लिख भी सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स बताई है। और ये थी हमारी पूरी सीरीज किसके बारे में? इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में।
इससे संबंधित PYQ आपको जरूर मिल जाएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी जो है उसका वीडियो भी अपलोडेड आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो चैनल को फॉलो करिएगा और इसमें और भी अपकमिंग वीडियोस को देखिएगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपके प्रीलिम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। टेक केयर।